अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान अदबी फोरम के आपके अपने चैनल में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। रज़िया भट्ट का सफ़रनामा अमरीकी यात्रा आपकी खिदमत में ऑडियो बुक की शक्ल में पेश किया जा रहा है। आज हम इसकी 10वीं किस्त पेश कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं रज़िया भट्ट का सफ़रनामा अमरीकी यात्रा एपिसोड 10। साइमा के जाने के बाद शमीम की दोस्तों ने हम पाकिस्तानियों को खाने पर बुलाने का सिलसिला शुरू कर दिया। सबसे पहले हमें डॉक्टर मंजूर और परवीन ने मदऊ किया। ये लोग शमीम से भी पहले के अमेरिका में आ चुके थे। 3 बच्चे थे, बेटा इंजीनियर, बेटी डॉक्टर और दूसरी बेटी लॉ कर रही थी। बहुत मुखलिस लोग थे, ठेठ पंजाबी में बातें करते थे, अपनी ज़बान और अपने मुल्क को भूले नहीं थे। हाँ, उनके बच्चे भी साइमा की तरह थे, ज़्यादा रवानी से उर्दू नहीं बोल सकते थे। बेटी ने चूँकि मेडिकल पाकिस्तान से किया था और शादी भी एक पाकिस्तानी से हुई थी, इसलिए वो बोल चाल में ठीक ठाक थी। हमारे अलावा उन्होंने चंद और लोगों को भी मदऊ किया हुआ था। वो लोग भी इन सब की तरह 29-30 साल पहले पाकिस्तान से यहाँ आकर सेटल हुए थे, लेकिन इस महफिल में सब अपने पाकिस्तानी लिबास में शरीक हुए थे। गपशप भी इसी तरह लग रही थी जैसे सब न्यूयॉर्क के किसी हिस्से में नहीं, लाहौर के किसी घर में जमा हुए हैं। उन्होंने भी बड़ा पुरतकल्लफ खाना बनाया हुआ था। हंसमुख और बेतकल्लफ हो जाने वाले लोग थे, इसलिए उनके यहाँ महफिल रात के 12 बजे तक सजी। वापस न्यू जर्सी ना आना होता तो शायद एक 2 घंटे और बैठना भी सबको अच्छा लगता। मंजूर मेडिसिन के स्पेशलिस्ट थे। उनका घर न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क दाखिल होने के बाद सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पर था। उनका कॉन्डोमिनियम बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। एक सरसब्ज टीले पर खुश रंग दरख्तों से घिरा हुआ था, जो देखने में बड़ा पुरबहार लग रहा था। सर्दी और बर्फबारी में दरख्तों पर ज्यादा पत्ते नहीं थे, लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा तासुर दे रहे थे। अमेरिका के हर मतमूल घराने की तरह उनका घर भी हर सहूलत से आरास्ता था। वहीं हमें डॉक्टर अलीम, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, और उनकी बेगम रेहाना ने अपने घर आने की दावत दे दी। रेहाना मेरी बहन नसीम की नंद है, वो भी न्यूयॉर्क ही में रहती है। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी को दरियाए हडसन मिलाता है। इस पर बना पैटर्सी ब्रिज 3 मील लंबा है। दरिया यहाँ बड़ी सुबह खरामी से बहता है। उनके दोनों किनारों के ढलानों पर नीचे तक मकान बने हुए हैं। रात के वक्त इस पुल पर से गुजरने का अपना ही लुत्फ है। मकानों में जलती बत्तियों का अक्स पानी में पड़ता है तो यूं लगता है हजारों दिए जलाकर पानी के बहाव पर छोड़ दिए गए। ये पुल 3 मील लंबा है। टनों लोहा इस्तेमाल होता है। ट्रैफिक हर वक्त रवां-गवां रहती है। इस पुल की बड़ी बात यह है कि दोनों किनारों पर थोड़ी दूर अंदर तक सतून हैं जिन पर यह पुल खड़ा है। बाकी दरमियानी हिस्सा बगैर सतूनों के है। अरबों टन लोहा और बेसतून पुल, जिस पर हर लम्हा ट्रैफिक चलती रहती है, एक अजूबा ही लगता है। रेहाना के यहाँ दावत में अभी 1 हफ्ता था। इस दौरान बुशरा और हुमैरा ने सबको घर बुलाने की दावत दी, लेकिन हमने अभी 2-3 माह और यहाँ रहना था, इसलिए उनसे कह दिया कि इतनी जल्दी ना करें, हफ्ते में 1 ही दावत ठीक रहेगी। वैसे भी दोनों आती जाती रहती थी, इसलिए हमने उनकी दावतों को फिलहाल अगले माह पर टाल दिया। अब हम न्यू जर्सी के तकरीबन सारे ही स्टोर्स देख चुके थे। आमना हमें ले जाती थी, सेलें लगी हुई थी, इसलिए हम लोग भी कोई ना कोई चीज़ खरीद लेते। मुझे मेरी बेटियों ने अपनी अपनी शॉपिंग के लिए पैसे भी दिए थे। उनकी मतलूबा शय मिलती तो वो भी खरीद लेती। अब हमने रोज़ाना स्टोरों की सैर छोड़ दी थी। बार बार उन्हीं जगहों पर जाना, चीज़ें देखना, कुछ खरीदना और थक कर लौट आना कुछ ज़्यादा मन नहीं पाता था। हाँ, किसी दिन ज़रूरत की कोई चीज़ लेना होती तो आमना के साथ चले जाते। उस दिन भी हम सिर्फ रुकैया भाभी के जूते खरीदने के लिए गए। रुकैया का पाँव ना तो बच्चों में आता था ना बड़ों में, इसलिए माप का जूता मिलने में बड़ी दुश्वारी होती है। उस दिन आमना आई तो बोली, मामी मैंने आपके माप के शूज़ एक जूतों की दुकान पर देखे हैं। सच? रुकैया खुशी से उछल पड़ी। हाँ तो चले, मुझे अभी ले चलो। सिर्फ तुम्हें क्यों, हम सब जाएंगे। नसीमी उठ खड़ी हुई। सुबह से गप्पे हाँ कहाँ कर थक चुके हैं। खैर थके नहीं, मैं बोली। हाँ ये कहो कि हंस हंस कर थक चुके हैं तो बात ठीक है।
वाकई, गुड्डी बोली। हम चारों जाने के लिए तैयार हो गईं। रुकैया को जूता मिलने की खुशी थी और हमें बाहर की हवा में सांस लेने की। आज किसी किस्म की खरीदारी का मूड ना था। आमना हमें इसी दुकान पर ले गई जहां उसके ख्याल में रुकैया के माप के कोट शूज थे। शूज तो बहुत अच्छे और कंफर्टेबल थे, लेकिन वही मसला, थोड़े खुले थे। हाय अल्लाह, आमना हंसकर बोली, मामी आपके लिए जूते ढूंढना कितना मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल हल हो गई। सेल्समैन ने कहा कि इसमें पतावे जूतों के अंदर पाँव की शक्ल का चमड़ा डाल लें तो ठीक रहेगा। चलें डालें, आमना ने कहा, ट्राई कर लेते हैं। वो एक एक पतावा डालकर जूते ले आया। जब रुकैया ने पहने तो वो फिट आए। इसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। फिर इसी खुशी में उसने 2-4 और दुकानों पर जूते ट्राई किए। बाकी हम मार्केट में विंडो शॉपिंग करते रहे। वैसे वापस लौट रहे थे कि एक कॉफ़ी शॉप पर नज़र पड़ी। आमना ने हमारे कुछ कहने से पहले ही पूछा, कॉफ़ी पिएंगे आप सब? ज़रूर, हम सब बोले। हम बरामदा अबूर करके शॉप का शीशे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। ये एक छोटी सी शॉप थी। दाएं हाथ काउंटर पर एक काला बैठा था। इसके साथ ही एक शीशे का शोकेस था जिसमें पैटीज, कुकीज़ और पेस्ट्रीज वगैरह पड़ी थीं। आधा शोकेस खाली हो चुका था, आधे में ये चीज़ें पड़ी थीं। इसके सामने दीवार के साथ छोटी छोटी चौकोर टेबल्स थीं जिनके आमने सामने कुर्सियां थीं, यानी एक टेबल पर 2 बंदे बैठकर खा पी सकते थे। हम बैठ गए। आमना ने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। साथ क्या लेगी, उसने सबसे पूछा। सब ने पेटीज के लिए कहा। पूछ लेना, इनमें सूअर की चर्बी तो इस्तेमाल नहीं हुई। पूछ लिया है और शोकेस पर लिखा हुआ भी है, आमना बोली। फिर इसने घड़ी देखी और बोली, 5 बजे ये दुकान बंद हो जाती है, 10 मिनट ही रह गए हैं। गुड्डी ने वाल क्लॉक पर नजर डाली। हाँ, आमना ने कहा। फिर बोली, आप लोगों ने पैटीज लेने हैं तो ले लें। पूरे 5 बजे शोकेस का सारा सामान डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा। क्यों? हम सब ने हैरत से उसे देखा। बस 5 बजे दुकान बंद हो जाती है, दूसरे दिन सुबह खुलती है, तब तक ये सामान रखा नहीं जाता, सब कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। इनके ठीक रहने का इतना इम्कान नहीं होता। फूड पॉइजनिंग से ये लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि किसी एक गाहक की भी ऐसी शिकायत हो जाए तो मुकदमा दर्ज हो जाता है। लोग यहाँ सू करने से बिल्कुल नहीं पीछे हटते। आमना ने कॉफ़ी का प्याला मुंह से लगाते हुए कहा, 10 मिनट पहले एक चीज़ ठीक है और 10 मिनट बाद खराब हो जाती है। ये क्या तो कोई, अभी हम ये चिकन पैटीज खा रहे हैं, 5 मिनट बाद यही पैटीज खाने के काबिल न रहेंगे। मैंने कहा, रजिया खाला, आमना बोली, ये पाकिस्तान नहीं जो 4-4 दिन की बासी चीज़ भी लोग खरीद लेंगे। ये अमेरिका है और खुराक के मामले में तो यहाँ दुकानदार क्या होटल वाले, क्या रेस्टोरेंट वाले, क्या सभी बेहद मोहतात रहते हैं। आमना ने मजीद बताया कि पाकिस्तान से उनका एक वाकिफ लड़का पढ़ने के लिए यहाँ आया हुआ है। वो जुज़ वक्ती काम भी करता है। उसने कुछ दिन KFC में काम किया। वहाँ भी यही असूल है कि टाइम गुजर जाने पर सारा सामान कूड़ेदानों में फेंक दिया जाता है। उस लड़के ने 2-4 दिन तो ये तमाशा देखा कि चिकन की बड़ी ट्रेज, बन, पनीर, आलू के चिप्स और जो कुछ बचता है टीन में फेंक दिया जाता है। वो रह न सका। आप लोग इतना खुद ज़ाया करते हैं, इन चीज़ों का कुछ बिगड़ा नहीं होता। ये बाकी बचा खुद फेंकने के बजाय किसी खैराती इदारे या गरीब लोगों में बांट दिया करें। क्यों? क्या वो लोग इंसान नहीं? इन्हें फूड पॉइजनिंग नहीं हो सकती? अमीरों और गरीबों के पेट अलग किस्म के होते हैं। वो लड़का इस जवाब पर चुप हो गया, लेकिन कई दिन सोचता रहा कि पाकिस्तान में तो गरीब लोग कूड़े के ढेरों से चीज़ें निकाल निकाल कर खा लेते हैं। क्या वहाँ गरीबों के पेट अमीरों के पेटों से वाकई अलग किस्म के होते हैं? हम बातें कर ही रहे थे कि दुकान के अंदर एक नौजवान गोरी दाखिल हुई। काउंटर पर बैठे काले से उसने 2-4 बातें की, फिर आगे बढ़ी, शोकेस खोला और हमारे सामने चिकन पैटीज, कुकीज़, केक और दीगर चीज़ों को ट्रेज उठा उठा कर कूड़ेदान में फेंकने लगी। कोई ट्रे आधी थी, कोई भरी हुई। उसने सारा सामान फेंक दिया। गालबन वो मालकिन थी। सामान फेंक कर वो चली गई। हमने काफ़ी ख़त्म की, लेकिन उठने से पहले हमने देखा कि उस काले ने एक स्याह शॉपर में कूड़ादान में फेंकी हुई कुछ चीज़ें भरकर कुर्सी के पीछे छुपा कर रख ली थी। हमें इतने दिनों में पहली बार एहसास हुआ कि गरीब यहाँ भी गरीब हैं। ये चीज़ें
वो यकीनन घर ले जाएगा और बाल बच्चों का पेट भरेगा। हम इसी तफावत और तजाद की बातें करते वापस हो लिए। आमना हमसे मुतफिक ना थी, उसकी सोच भी इस मामले में अमरीकी हो चुकी थी। वो बार बार कह रही थी, ये काला लालच में आकर ये चीज़ें घर ले जा रहा है, वरना जो असूल है, कानून है, उसका पाबंद होना चाहिए। ये उस छाप पर काम करता है, ठीक ठाक पैसे लेता होगा, इसकी बीवी और बच्चे भी काम करके कुछ ना कुछ कमा लेते होंगे, फिर इसे ये चीज़ें उठाने की क्या ज़रूरत थी। खैर, बातें होती रही और हम मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए घर पहुंच गए। घर आए तो 2-3 जगहों से मेरे नाम फ़ोन आए हुए थे। अमेरिका में हर फ़ोन पर आंसरिंग मशीन लगी होती है, जो फ़ोन करने वाले का पैगाम नोट कर लेती है। फ़ोन नंबर भी रिकॉर्ड हो जाता है। ऐसी मशीनें अब पाकिस्तान में भी दस्तयाब हैं, लेकिन इस्तेमाल बहुत कम की जाती है। मैंने पैगाम सुने और बारी बारी सबको फ़ोन किया। मुकर्ररा शाम हम डॉक्टर कलीम और रेहाना के यहाँ खाने पर पहुँचे। ये लोग न्यूयॉर्क के किसी पोश इलाके में रहते थे। पहले उनका भी शेमो ही की तरह बहुत बड़ा घर था, लेकिन अब वो घर बेचकर ये नया कॉन्डोमिनियम ले लिया था। इनके 2 बच्चे ब्याहे जा चुके थे। एक बेटी डॉक्टर थी जो अभी गैर शादीशुदा थी। वो नौकरी के सिलसिले में कहीं दूर रहती थी, इसलिए अब रेहाना और कलीम के लिए ये बहुत बड़ा घर गैर ज़रूरी था। ये घर भी बहुत खूबसूरत था। 3 बेडरूम्स के अलावा बड़ी सी बेसमेंट भी थी वो, और एक तरफ नहायत ही प्यारा सा सन रूम भी था। रेहाना के लाउंज में चिन्योटी फर्नीचर था, रंगीन पीढ़े भी रखे हुए थे। ये फर्नीचर वहाँ इतना खूबसूरत और नायाब लग रहा था कि मुहताज बयान नहीं। रेहाना 2-3 सालों बाद पाकिस्तान का चक्कर लगाती रहती है, इसलिए वहाँ से फर्नीचर वगैरह भी ले आती है। ये दोनों मियाँ बीवी का शौक़ और नफासत तबाह का गमाज भी है। अब तो ये लोग बच्चों से भी फारिग हैं, इसलिए अक्सर पाकिस्तान आए होते हैं। रेहाना और कलीम ने मिलकर खाना बनाया हुआ था, जो बेहद लजीज था। इन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा डिशेस बनाई हुई थी। उनका घर भी इतना साफ सुथरा था कि लगता है सारी चमक दमक यहाँ उतरी हुई है। मैं किसी काम से उसके किचन में गई, इतना साफ और ऐसा निखरा हुआ लगता था कि ना तो यहाँ कोई चीज़ पकाई गई है, ना ही पका कर रखी गई है। एक छिलका, एक तिनका तक कहीं नज़र नहीं आया। इस घर में खूबसूरती के अलावा कमाल की सफाई भी देखी। महफिल खूब रही, बेतकल्लफी से गपशप भी होती रही। चंद और पाकिस्तानी जोड़े भी मदऊ थे, उनसे मुलाकात हुई। यहाँ ये सब लोग बड़ी खुशगवार ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन उनकी बातों से पता चलता था कि वतन से उनके दिल के तार अभी तक जुड़े हुए हैं और रिश्तेदारों, अजीज़ों की कमी उन्हें शिद्दत से यहाँ महसूस होती है। उस दिन भी रात गए वापसी हुई। पैट्री ब्रिज पर से फिर से गुजरे। हडसन के पानी में बहते हुए जलते चिराग दावते नज़ारा दे रहे थे। ये मंजर कितना खूबसूरत था, शायद लफ्ज़ खूबसूरत उनकी लौ देती खूबसूरती का अहाता ना कर पाए। बहरहाल हमारे शब रोज़ अच्छे गुजर रहे थे। आतिफ और सादिया अब फ्लोरिडा जा रहे थे। वो कई दिनों से रोज़ाना न्यूयॉर्क जाकर वहाँ की चीदा चीदा चीज़ें देख आए थे। आज उन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने जाना था, क्योंकि कल उनकी फ़्लाइट फ्लोरिडा की थी। अब तक हम लोगों ने न्यूयॉर्क की सैर नहीं की थी। दावतों पर शाम को जाते थे और रात गए वापस आते थे। शमीम से एक दिन हमने कहा कि हमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तो दिखा लाए, लेकिन वो हंसकर बोली, 26 सालों में मैंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जाकर नहीं देखा, आप लोगों को वहाँ ले जाऊँ? हाँ, मैं आपको फ्लेमिंगटन के आउटलेट्स और एटलांटिक सिटी दिखा लाऊंगी, ये मेरा वादा। हमने 2-1 बार फिर भी उसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखाने का कहा, लेकिन उसने नाक मुंह चढ़ाकर इनकार कर दिया। अब सादिया और आतिफ वहाँ जा रहे थे। हमने सोचा चलो इन्हीं के साथ जाकर मुजस्समा आज़ादी देख आते हैं। यूँ तो वो रोज़ ही न्यूयॉर्क जाते थे। खालिद इनको बस स्टॉप पर ड्रॉप कराता था। वापसी पर वो फ़ोन कर देते तो इन्हें जाकर ले भी आता। शमीम के घर से वेंडी होटल, जिसके सामने बस स्टॉप था, तकरीबन 3-4 किलोमीटर था। उसके घर के करीब से कोई वैन वगैरह भी न चलती थी, इसलिए वेंडी तक तो किसी न किसी को ड्रॉप करने जाना ही पड़ता। सादिया और आतिफ हमारे सामने ही रोज़ाना जाते थे, लेकिन उनके साथ जाने का हमें कभी ख्याल ही ना आया। शायद वजह ये थी कि इन लोगों ने यहाँ थोड़ी देर रहना था। इनके पास सी अमेरिका का टिकट था, जिस पर वो 2-4
और रियासतों का विजिट कर सकते थे। फ्लोरिडा में सादिया की बहन भी रहती थी, इसलिए यहाँ से वो फ्लोरिडा जा रहे थे। फ्लोरिडा के शहर न्यूजीलैंडो में तफरीही सरगर्मियाँ और दिलचस्पियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि यहाँ हर वक्त सयाहों का इज़्दिहाम लगा रहता है। यहाँ वाल्ट डिज्नीलैंड को बड़ी शोहरत हासिल है। इसके अलावा यहाँ बेशुमार ऐसी तफरीह गाहें हैं जिन्हें देखने के लिए काफ़ी वक्त दरकार होता है। फ्लोरिडा ज़ूलॉजिकल पार्क, गीजलैंड का चिड़ियाघर, मैडोल टाइम्स, मैडोल लाइफ विलेज, फ्लोरिडा यूनिवर्सल स्टूडियो और मैजिक किंगडम वगैरह काबिल दीद जगह हैं। सादिया आतिफ के पास इन जगहों की तफसीली लिस्ट तो थी, लेकिन इतना वक्त नहीं था कि वो सब मकामात पर जा सकेंगे, क्योंकि एक हफ्ता वहाँ गुजार कर उन्होंने कैलिफोर्निया जाना था। खैर, ये तो उनको फ्लोरिडा का प्रोग्राम था। उस दिन वो न्यूयॉर्क के आखिरी विजिट पर जा रहे थे और मुजस्समा आज़ादी देखना था। सादिया, गुड्डी ने उसे तैयार होकर आते देखा तो बोली, तुम्हारा आज का क्या प्रोग्राम है? आतिफ, जो पहले से किचन हॉल में खड़ा था, बोला, आज हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने को जा रहे हैं, तो हमें भी साथ ले चलो। वो बोली। झट से रुकैया ने कहा, हाँ, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। तुम्हें हमें साथ ले जाने पर कोई इतराज़ तो नहीं? मैंने कहा, इतराज़ क्यों होगा? आतिफ से पहले ही नसीमी बोली, हम सिर्फ इनके साथ जाएंगे, बाकी उन्होंने खुद जहाँ घूमना फिरना हो घूम लेंगे। फुफ्फो, सादिया जल्दी से बोली, आप ज़रूर चलें, फिर जल्दी से तैयार हो जाएं। आतिफ ने कहा, हमने क्या तैयार होना था, कोट चढ़ा लेते हैं, मफलर टोपियाँ और शालें उठाकर जागर्स पहन लेते हैं। आज सर्दी बहुत है, रुकैया बोली। सुबह बर्फ भी गिर रही थी। तो क्या हुआ, ये लोग भी तो जा रहे हैं, गुड्डी ने कहा। बिल्कुल, चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, सादिया ने कहा। हम भागम भाग अलमारियों की तरफ लपके, मोटी स्वेटर्स पहनी, कोट चढ़ाए, दस्ताने, टोपियाँ, शालें हाथों में ली। मोटी जुराबों के साथ जागर्स रोज़ ही पहन कर जाते थे। 100 मिनटों में तैयार हो गए। खालिद सादिया और आतिफ को बस स्टॉप छोड़ने के लिए ऊपर से तैयार होकर उतरा तो हमें देखकर बोला, आप लोग भी जा रहे हैं? तो फिर वैन ले जानी पड़ेगी, गाड़ी में तो इतने बंदे नहीं आ सकते। जिससे मर्जी है ले जाओ, लेकिन आज हम जाएंगे ज़रूर। खालिद हंसा और बोला, आज अकल आई है। रोज़ सारा दिन आप चारों गप्पे लगाकर कह के ही लगाती रहती है। अमेरिका आई हैं तो जहाँ तक घूम फिर देख सकती हैं, इसे देखें। अमेरिका सिर्फ स्टोरों तक तो महदूद नहीं है, पहले कहते ना। सादिया आतिफ की तरह हमें भी बस स्टॉप पर छोड़ आया करते। चलो आज से सही, रोज़ तैयार हो जाया करना, मैं ड्रॉप कर आया करूँगा। इस घर का पता और फ़ोन नंबर जेब में डाल लिया करना, बस स्टॉप का नाम याद कर लेना, कहीं गुम ना होगी। वो मजाक करते हुए बोला। ये ठीक है, मैंने कहा। जिस दिन भी न्यूयॉर्क देखने का प्रोग्राम बना करेगा तुम्हें बता दिया करेंगे, हमें बस स्टॉप तक ले जाया करना। नो प्रॉब्लम, वो अपने मखसूस लहजे में मखसूस अल्फाज अदा करते हुए बोला। हम चारों सादिया आतिफ के साथ बस स्टॉप पर जाने के लिए गैराज में खड़ी जेप्टर के पास आ गए। खालिद ने आकर ड्राइविंग सीट संभाली, सेफ्टी बेल्ट पहनी। दूसरी सीट पर आतिफ बैठा, उसने भी सेफ्टी बेल्ट पहन ली। सेफ्टी बेल्ट के तुम लोग खूब आदी हो गए हो, मैंने दोनों से कहा। अपा, इसके बगैर यहाँ कार चलाना जुर्म है, फौरन तगड़ा सा टिकट मिल जाता है, खालिद ने कहा। पाकिस्तान में तो जिन कारों में सेफ्टी बेल्ट होती भी है, सीट के पीछे ही लटकती रहती है, कभी कोई इस्तेमाल ही नहीं करता। सिर्फ सुजुकी ही में नहीं होती, वरना हर बड़ी गाड़ी में ये बेल्ट होती है, खालिद बोला। लेकिन बांधता कभी कोई नहीं। मादर पिदर आज़ाद लोग हैं हम, नसीमी हस्बे आदत सबको हंसाने के लिए तमस्खराना अंदाज में बोली। असूल और कानून के कातिल कहें फुफो, आतिफ ने कहा। इसकी बात पर सब हंस पड़े। खालिद हंसते हुए बोला, ये है हमारी जहनीयत। आतिफ ने जो बात कही उस पर तो रोना चाहिए, सब खिलखिला कर हंस रही हैं। हंसी की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि तुम दोनों अमरीकी बनने की कोशिश कर रहे हो, नसीमी ने फिर कहा। मैं तो अमरीकी बन चुका हूँ, खालिद शौकी से बोला। देख लो कितनी महारत से यहाँ उल्टे हाथ ड्राइविंग करता हूँ, कितनी बार आ चुका हूँ, बहुत ड्राइविंग की है, लेकिन एक बार भी टिकट नहीं मिला। हमारे साथ जाया करो तो किसी न किसी दिन तुम्हें टिकट दिला ही देंगे, नसीबी ने कहा। सब इसकी बात पर हंस पड़े। हम सब यूं ही हंसते मुस्कुराते शेमो के घर से निकले और मुख्तलिफ छोटी बड़ी सड़कों से होते हुए वेंडी रेस्टोरेंट के करीब बस स्टॉप पर पहुंच गए।
हम सब उतरे तो खालिद ने हंसकर आतिफ और सादिया से कहा, इन चारों को न्यूयॉर्क सिटी में घूमने फिरने के लिए तन्हा छोड़ देना। अंकल, आतिफ बोला, आज तो हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने जा रहे हैं, सीधे उधर ही जाएंगे, आज ये हमारी जिम्मेदारी है। ओह अच्छा, खालिद हंसा। सादिया बोली, तो और क्या अंकल, ये कहीं गुम हो गई तो आप और शेमो फुफो हमारे सर हो जाएंगी कि हमारी मोटी ताजी प्यारी प्यारी 3 बहनें और भाभी कहाँ छोड़ आए हैं, तब हम क्या करेंगे। इस बात पर सब खिलखिला कर हंस पड़े। फिर खालिद ने हम सबको अल्लाह हाफिज कहा और गाड़ी निकाल कर ले गया। हम इसके इंतजार में बस स्टॉप की सुर्ख टीन की ढलानी छत तले, जहां बैठने के लिए बेंच भी पड़े थे, आकर खड़े हो गए। यहाँ से हर 5-7 मिनट के बाद न्यूयॉर्क के लिए बस मिलती थी। एक निकल जाती तो 5-7 मिनट बाद दूसरी आ जाती। आतिफ ने हमसे कहा, जल्दी न कीजिएगा, जिस बस में जगह होगी उसमें सवार होंगे। हर 5-7 मिनट के बाद बस आ जाती, जो यहाँ से लोगों को न्यूयॉर्क के बसों के अड्डे पोर्ट अथॉरिटी तक ले जाती। हमने वहां जाकर उतरना है। हम सब ने अच्छा कहा और फिर दाएं तरफ जिधर से बस ने आना था, लम्हे लम्हे के बाद गर्दनें मोड़ मोड़ कर देखने लगे। आज हम गुजरिया बस पहली बार अमेरिका में सफर करने वाले थे, इसलिए कदरे तजस्सुस भी था। बस स्टॉप पर ज्यादा लोग नहीं थे। हमने और दूसरे सुर्खो सफेद उदेड़ उम्र के अमरीकी बस के आते आते एक मोटी ताजी काली औरत भी आ गई, जो ग्रे मोटे कोट में और भी मोटी लग रही थी। उसने शौक मेकअप किया हुआ था और ज्वेलरी भी वाफर मिकदार में पहनी हुई थी। सर पर ग्रे मोटी सी टोपी थी। मोटी तो थी लेकिन चेहरे पर जाज़बियत थी। जवानी में यकीनन बला की मकनातीसी कशिश वाली औरत होगी। वहां हमने अक्सर काली औरतों को देखा, मोटे मोटे नक्शो निगार घुंघराले बाल, चमकते हुए स्याह रंग, अक्सर बद्दी और बदवजा, लेकिन बाज कालियां बला की हसीन और मकनातीसी कशिश वाली भी देखी। काले रंगों के बावजूद उनके नकूश दिल आवेज और आंखों में खीरा कुन चमक, बाज तो ऐसी कि लगता संदल की लकड़ी से तराशी हुई मूर्तियां हैं। इन्हें देखो तो दिल चाहता है देखते ही चले जाएं। बिल्कुल काली कासनी की मूर्तियां जैसी भी काली हसीनाएं देखने को मिले। इस मोटी काली ग्रे रंग के पहाड़ के तोते जैसी औरत ने हमें मुस्कुरा कर देखा और खुश दिली से हाय कहा। जवाब में हम सब के मुंह से जिस तरह बजाक वक्त हाय निकला, तो यूं लगा सीना को भी करते हुए ये लफ्ज मुंह से निकल गया है। आवाज भी खासी बुलंद जाने क्यों निकली। शायद उसकी हाय का जवाब जोशो खरोश से देना मकसूद था। अपनी आवाजों पर शर्मिंदगी के एहसास हुआ। वो तो शुक्र कि उसी वक्त बस आ गई। आतिफ ने बस देखी और बोला, आ जाएं, काफी सीटें खाली हैं। हम एक दूसरे की तरफ मुस्कुराहटें उछालते बस की तरफ बढ़े। आतिफ, मैंने कहा। जी फूफो। वो बस के करीब खड़े खड़े बोला, टिकट कहाँ से लेने हैं? आप सवार हो जाएं, टिकट बस ड्राइवर ही देता है, मैं ले लूंगा। आप अंदर जाकर अपनी अपनी सीट लें। हम बस में सवार हुए। गोरा दरमियानी उम्र का एक चाको चौबंद ड्राइवर सीट पर बैठा टिकटों के पैसे वसूल कर रहा था। मैं और नसीमी इकट्ठे बैठे। हमारे पीछे दोनों सीटें गुड्डी और रुकैया ने ली। बाएं हाथ की 2 सीटों पर आतिफ और सादिया बैठ गए। हम सबको अब भी अपने बावाज बुलंद और बजाक ज़बान हाय कहने पर हंसी आ रही थी। हम सब में से नसीमी हंसने हंसाने का फन बखूबी जानती है। बचपन ही से वो इस काम में माहिर थी। अब यहाँ भी जब से हम इकट्ठे हुए थे, उसका काम ही यही था। वो बातें इस अंदाज में करती है और शक्लें वाक़े के मुताबिक इस तरह से बनाती है कि हंसी पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। बड़ी मुद्दत के बाद हम पांचों यानी शेमो, नसीमी, गुड्डी, रुकैया और मुझे मौका मिला था कि हम दिन रात इकट्ठी रह रही थी। खालिद भी हमारी पार्टी में शामिल होता। सादिया और आतिफ तो रोज़ाना सैर के लिए निकल जाते, लेकिन हम सब हर वक्त इकट्ठे होते। नसीमी की बातें होती और हम सब के कह कहे। जिंदगी में शायद हम इतना कभी ना हंसे होंगे जितना इन दिनों हंसे। बाज़ औकात तो यूँ लगता था जैसे हम सब बहनें और भाई अम्मा के आंगन में इकट्ठे रहने और खेलने वाले बच्चे बन गए हैं। बस खाना पीना और हंसना हंसाना ही काम रह गया है। बहुत खूबसूरत और यादगार दिन थे वो। शमीम अस्पताल से आते ही हमारी महफिल में शामिल हो जाती। जिंदगी के कितने ही साल वो ऐसी खूबसूरत महफिल के बिना तन्हाई की नज़र कर चुकी थी। वो तन्हा रहने की आदी थी, लेकिन अब तो लगता हम वापस चले गए तो उसकी ज़िंदगी और सूनी हो जाएगी।